पिछली वीडियो में हमने देखा महाराज और सारे सामुराई मिलकर 10 डेडली क्रिमिनल्स को उनके क्राइम के लिए उनको माफ कर देने का लालच देकर उन सभी को एलेक्सर ऑफ लाइफ यानी इमोर्टैलिटी की खोज में एक आइलैंड पर भेजते हैं। और डील के मुताबिक उस आइलैंड से जो एलेक्सर ऑफ लाइफ लेकर आएगा सिर्फ उसके ही क्राइम को माफ किया जाएगा। और इसीलिए कंपटीशन को कम करने के लिए आइलैंड पर आते ही सारे क्रिमिनल्स एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और लड़ाई के बाद उनमें से आधे ही क्रिमिनल्स बचते हैं और जो क्रिमिनल्स मर गए थे उनके असाइनमेंट मॉनिटर्स उन मरे हुए क्रिमिनल्स के सर काट के वापस ले जाते वक्त उस आइलैंड के मॉन्स्टर्स के हाथों बुरी तरह से मारे जाते हैं। और दूसरी तरफ सागिरी और दूसरा असाइनमेंट मॉनिटर एक दूसरे से बहस कर रहे थे सागिरी के घर वापस जाने के टॉपिक को लेकर। तभी रोकुरोटा नाम का वो जायंट क्रिमिनल जिसने सागिरी के बड़े भाई क्लैन के सबसे ज्यादा ताकतवर मेंबर को एक ही चांटे में मार दिया था, वो जायंट क्रिमिनल रोकुरोटा आकर सागिरी के साथ बात करते हुए असाइनमेंट मॉनिटर पर हमला कर देता है और उसे भी एक ही थप्पड़ से मार देता है और उसकी बॉडी से मांस नोच लेता है और सागिरी के सामने ही खड़े खड़े उस मांस को खाने लगता है और उसे खाने के बाद सागिरी पर हमला करने जाता है। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और उसके साथ ही आप लोगों के लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट, हमारे चैनल ने आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान किया है और वो सरप्राइज आप लोगों को एक ही हफ्ते के अंदर मिलने वाला है और उस सरप्राइज को आप लोग गलती से मिस ना कर दे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि सरप्राइज आते ही सबसे पहले आपको मिले। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने ये सरप्राइज मिस किया तो आप बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। तो अभी क्या अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बिना टाइम का बाकी के एनीमे को देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं सागिरी को पकड़ने के लिए रोकुरोटा अपने बड़े बड़े हाथ उसकी तरफ बढ़ा ही रहा होता है। भी इतनी सारी कमोशन सुनकर गाबिमारू, कोनोइची लड़की और उसका असाइनमेंट मॉनिटर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और गाबिमारू सागिरी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से रोकुरोटा के मुंह पर दमदार लात मारता है जिससे रोकुरोटा एक पेड़ को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है, पर रोकुरोटा को थोड़ा सा भी चोट नहीं लगती। फिर गाबिमारू सागिरी के पास आता है और सागिरी उसे सारी सिचुएशन समझाता है और तभी रोकुरोटा उठकर एक बहुत बड़े पेड़ को उखाड़कर गाबिमारू और सागिरी की तरफ फेंक, जिससे वो दोनों जैसे तैसे डॉच करते हैं और गाबिमारू ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और सागिरी से पूछते आर यू श्योर ये एक ह्यूमन है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये एक ह्यूमन है। उसके बाद गाबिमारू कोनोइची लड़की यूजिरिया से मदद करने के लिए कहता है पर यूजिरिया साफ साफ मना कर देता है और कहता है हमारे डील के मुताबिक तुम लड़ाई करोगे और मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर, तो तुम्हें रोकुरोटा से अकेले ही लड़ना होगा। तब मजबूरन गाबिमारू को रोकुरोटा से अकेले ही लड़ाई शुरू करना पड़ता है, पर रोकुरोटा के जायंट साइज और इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी की वजह से गाबिमारू उस पर एक भी फेटल ब्लो लैंड नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ रोकुरोटा अपनी जायंट साइज का फायदा उठाकर लगातार गाबिमारू और पंचेस बरसा रहा था और गाबिमारू रोकुरोटा के सारे पंचेस डॉच कर रहा था। और तभी गाबिमारू को एक ओपनिंग मिलती और इसका फायदा उठाकर गाबिमारू एक फेटल ब्लो लॉन्च करने जाता, पर रोकुरोटा उससे पकड़ धोबी जैसे कपड़े को नीचे पटकता है, ठीक वैसे ही रोकुरोटा गाबिमारू को नीचे पटक देता है। नीचे पटकने की वजह से गाबिमारू कुछ देर के लिए उस स्पॉट से हिल नहीं पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर रोकुरोटा अपनी बड़े बड़े पंजों से उसे मारने जाता है और ये देखकर गाबिमारू को लगता है वो मरने वाला है। पर तभी सागिरी अपनी सॉर्ड लेकर आती है और रोकुरोटा के हाथ की छोटी उंगली काट के गाबिमारू को बचा लेती है। इससे रोकुरोटा दर्द से बहुत ही ज्यादा चिल्लाकर रोने लगता है। ये देखकर गाबिमारू और सागिरी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और फिर रोकुरोटा बिजार हो जाता है और उन पर अंधाधुंध हमला करने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर गाबिमारू अपनी सारी निंजुत्सु अपनी पूरी ताकत से इस्तेमाल करने लगता है, पर फिर भी गाबिमारू रोकुरोटा पर एक भी फेटल ब्लो नहीं ला पाता। तब गाबिमारू सागिरी से कहता है मैं अपनी निंजुत्सु से रोकुरोटा का ध्यान डाइवर्ट करता हूँ, तुम अपनी शॉर्ट टेक्निक से उसके पैर काट देना। सागिरी अपनी सारी शॉर्ट टेक्निक इस्तेमाल करती है पर रोकुरोटा पर एक भी खरोच नहीं ले पाती। तब गाबिमारू सागिरी से इसका कारण पूछने पर सागिरी कहती है रोकुरोटा का स्किन बहुत ही ज्यादा सख्त और मोटा है, इसलिए अगर तुम रोकुरोटा को कुछ देर के लिए घुटनों के बल बैठा सको तो शायद मैं गला धड़ से अलग कर सकूंगा। ये सुनकर गाबिमारू सागिरी से कहता है मैं शायद कुछ देर के लिए उसे नीचे तो ला पाऊंगा पर ज्यादा देर तक शायद होल्ड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी उसका सर काटना होगा। तब सागिरी कहती है ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो और फिर गाबिमारू अपने निम्फो एस्थेटिक ब्लेड से पूरे जंगल पर आग लगा देता है ताकि आग के पॉइजनस धुएं की वजह से रोकुरोटा को तकलीफ हो और रोकुरोटा घुटने के बल बैठ जाए। और प्लान को जल्दी और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए वो रोकुरोटा को एक लात मार के और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। रोकुरोटा उन दोनों को मारने की कोशिश करता है और जिससे रोकुरोटा को बहुत ही जल्दी सांस लेना पड़ रहा था और इससे कुछ ही समय में प्लान कामयाब हो जाता और रोकुरोटा अपनी घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर गाबिमारू उसके सर पर एक लात मारता है जिससे उसका सर बहुत ही ज्यादा नीचे आ जाता है और गाबिमारू उसे उस पोजीशन में होल्ड करते हुए सागिरी से उसका गला काटने के लिए कहता है। तब सागिरी अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसका गला काट देता है और वो लोग जैसे तैसे रोकुरोटा से जीत जाते हैं। उसके बाद हमें रोकुरोटा के पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं रोकुरोटा जन्म से ही बहुत ही ज्यादा बड़ा पैदा हुआ था दूसरे बच्चों से
और उसका साइज इतना बड़ा होने की वजह से उसे दूसरों से 10 गुना ज्यादा भूख लगता था। पर उसका परिवार गरीब होने की वजह से रोकोरोटा के घर से निकाल देते हैं, जिससे रोकोरोटा अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों से खाना छीनने लगता है। पर फिर भी उसका पेट नहीं भरता। वो जब दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाता था तब उससे कोई नहीं खेलता, सब उससे डर कर भाग जाते थे और उसे मॉन्स्टर कहते थे। और ऐसे ही समय बीतता है और रोकोरोटा बड़ा होने लगता है और उसके बड़े होने के साथ उसका भूख भी बढ़ने लगता है। और एक समय ऐसा होता है जब वो जितना भी खा ले उसका भूख नहीं मिटता। तब रोकोरोटा अपनी भूख के मारे अपने हाथों के सामने उसे जो भी मिलता था वही खा लेता था। फिर भी उसका भूख ना मिटने पर वो लोगों को पकड़ कर मार के खा जाता था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एस्थेटिक ब्लेज की वजह से जंगल में पूरी तरह से आग फैल चुका है और उसी आग को देखकर वो बड़े बड़े क्रिएचर्स उसी आग की तरफ बढ़ रहे थे। सागिरी और गाइमारू रोकोरोटा से फाइट से बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए मॉन्स्टर को उस तरह आते देख दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भागते वक्त गाइमारू कहते हैं ये सब बहुत ही ज्यादा बकवास है। ये सुनकर सागिरी गाइमारू से पूछता है क्या तुम क्विट करना चाहते हो। ये सुनकर गाइमारू कहता है मैं एलेक्सर ऑफ लाइफ को जरूर ढूंढ निकालूंगा और ढूंढने के बाद मैं अपनी वाइफ के पास जिंदा वापस लौटूंगा। ये सुनकर सागिरी अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि गाइमारू धीरे धीरे सुधर रहा था और ट्रूथफुली अंदर ही अंदर सागिरी गाइमारू का प्यार करने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं तोमान और चोबे मिलकर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मारकर आगे बढ़ रहे थे एलेक्सर ऑफ लाइफ की खोज में। चलते चलते चोबे तोमान से कहते हैं मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लग रहा है और तभी एक मॉन्स्टर आता है उन दोनों के सामने। चोबे कहता है डिलीशियस। चोबे उस मॉन्स्टर पर कूद पड़ता है और उस मॉन्स्टर को बुरी तरह से मार डालता है और मारने के बाद अपनी प्यास बुझाने के लिए उस मॉन्स्टर का खून पीने लगता है। ये देखकर तोमान थोड़ा सा घबरा कर चोबे से पूछता है क्या इसका ब्लड पीना सेफ होगा। ये सुनकर चोबे कहता है अगर पॉइजनस भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पॉइजन से कोई हानि नहीं होता। उसके बाद दोनों भाई मिलकर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक चीज को देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं और वो चीज था सोने से बना हुआ एक बड़े से मूर्ति का टूटा हुआ सर। उस मूर्ति के सर के ऊपर बैठे हुए थे दो अजीब सी दिखने वाली लड़कियां जिनके सर के बाल जवाब फूल के पापड़ियों जैसे थे और वो दोनों लड़कियां बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपटे हुए थे आपत्तिजनक स्थिति में। उन दोनों की खूबसूरती देखकर चोबे और तोमान पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और तभी उसी अवस्था में उन दोनों लड़कियों में से एक खड़े होकर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है यहाँ पर दो इंसान कैसे पहुंच गए हैं। और तभी दूसरा फीमेल तोमान और चोबे को कहता है कम जॉइन अस। ये सुनकर दूसरी लड़की कहती है क्या बकवास कर रही हो, ये सिर्फ गंदे इंसान हैं, इन्हें यहाँ तक पहुँचने का भी कोई अधिकार नहीं है। तब चोबे उन दोनों से कहता है तुम्हारी बातें सुनकर ये तो समझ में आ चुका है कि तुम दोनों इंसान नहीं हो, पर तुम बात कर सकते हो और तुम्हारे अंदर इंटेलिजेंस भी है। इसका मतलब तुम ये भी जानते हो कि एलेक्सर ऑफ लाइफ इमॉर्टलिटी कहाँ पर हमें मिलेगा, हमें जल्दी से बता दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर वो लड़की गुस्से से कहती है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पर तुमने मेरा मूड पूरी तरह से खराब कर दिया है। और ये बातें कहते हुए उस लड़की का शरीर और आवाज़ एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर तोमान और चोबे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तभी वो इंसान जैसे दिखने वाला एंटिटी उन दोनों पर हमला कर देता है और उस एंटिटी के साथ तोमान और चोबे का बहुत ही देर तक फाइट चलता है, जिसमें तोमान और चोबे मिलकर उस एंटिटी को 2 से 3 बार बीच में से काट देते हैं या फिर उसका सर फोड़ देते हैं। पर वो एंटिटी अपने आप को बार बार रीजनरेट कर रहा था और एक अजीबोगरीब टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो एंटिटी उन दोनों को छुए बिना ही उनके सोल पर अटैक कर रहा था। इसी वजह से तोमान और चोबे ज़्यादा देर तक सह नहीं पाता और नॉक डाउन हो जाता है। फिर वो एंटिटी उन दोनों के पैर को पकड़कर एक फूलों से भरे हुए गड्ढे की तरफ ले जाता है और उसमें फेंक देता है और कहता है ये दोनों इंसान दूसरे इंसानों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे तो इनसे ज़्यादा टाव बनेगा। और फिर वो दोनों खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गाविमारू और सागिरी दौड़ते हुए आकर कोनोइची लड़की और उसके असाइनमेंट मॉनिटर से मिलते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हजारों साल पुराने एक गांव को। उस जगह को देखकर वो चारों बातें कर ही रहे होते हैं तभी गाविमारू किसी के प्रेजेंस को सेंस कर पीछे मुड़ते ही गाविमारू एक क्यूट सी छोटी लड़की को देखता है और तभी वो छोटी सी लड़की वहाँ से दौड़कर भागने लगती है। गाविमारू और बाकी सब मिलकर उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं और तभी उस लड़की को बचाने के लिए एक इंसान जैसा काटकाठी वाला जिंदा पेड़ उनका रास्ता रुकते हैं। तभी गाविमारू एक बड़ा सा छलांग लगाकर उस अजीब सी क्रिएचर को डॉच करके भागते हुए कोनोइची लड़की से कहता है तुम इस मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ लो। तभी ये पेड़ जैसा क्रिएचर कोनोइची लड़की पर हमला कर देता है और उन दोनों की बीच फाइट शुरू हो जाता है। तभी कोनोइची लड़की बॉडी फ्लूइड स्टिकी वेब जैसे कुछ अजीब से निंजुत्सु की मदद से उस अजीब से क्रिएचर को हराकर तोड़ देती है। और दूसरी तरफ गाविमारू और सागिरी मिलकर उस लड़की को पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी
वो लड़की एक जबरदस्त पंच थ्रो करती है उन दोनों की तरफ, जो देखने में बहुत ही ज्यादा स्लो था, पर गाबीमारू के ब्लॉक करने पर गाबीमारू को बहुत ही ज्यादा झटका लगता है, तक उसकी इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी से खून निकलने लगता है। तब गाबीमारू को लगता है इस लड़की को हाथ से पकड़ना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता, इसीलिए गाबीमारू पेड़ की टहनियों को एक रस्सी की तरह यूज करके निंजा स्टाइल काट मार के उस लड़की को पकड़ लेता है। और उस लड़की को पकड़ते ही वो लड़की रोना शुरू कर देती है। और तभी कोनिची लड़की और उसका असाइनमेंट मॉनिटर उस पेड़ जैसे इंसान के सर के हिस्से को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी वो पेड़ जैसे इंसान क्रिएचर का सर बोलने लगता है कि वो छोटी लड़की बात नहीं कर सकती, उसका नाम मैं है, और अगर तुम उसे और मुझे छोड़ते हो तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, और हम तुम लोगों को मारने की भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी एक समय पर इंसान ही था। ये सुनकर गाबीमारू पूरी तरह से मना कर देता है। तभी दोबारा वो सर कहता है, मेरे घर में हॉट स्प्रिंग भी है और कुछ खाने के लिए फल भी हैं, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। इतने दिनों से बिना खाए पिए उस आइलैंड पर रहने की वजह से उन्हें भूख भी लगा था, और हॉट स्प्रिंग का नाम सुन गाबीमारू को छोड़कर बाकी सभी मान जाते हैं। तब गाबीमारू को भी मजबूरन मानना पड़ता है, और गाबीमारू और कोनोइची के उन दोनों को छोड़ते ही वो टूटा हुआ पेड़ जैसा क्रिएचर दोबारा अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। उसके बाद वो पेड़ जैसा क्रिएचर उन सभी को अपने घर ले आता है और उन्हें हॉट स्प्रिंग दिखाकर कहता है, पहले आप लोग नहाकर फ्रेश हो जाइए, उसके बाद मैं आप सभी के सवालों का जवाब दूंगा। और सब लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए उस क्रिएचर की बातों से मान जाते हैं, और वो दोनों दो दो की टीम बनाकर नहाकर फ्रेश हो जाते हैं। और उसी बीच उन चारों की कुछ हद तक दोस्ती हो जाती है उस छोटी लड़की मे से। और सभी नहाकर फ्रेश हो जाने के बाद उस अजीब से क्रिएचर के सामने आकर बैठते हैं और अपने सारे सवाल पूछते हैं। फिर वो क्रिएचर उन सभी के सवालों का जवाब देते हुए कहता है, इस आइलैंड पर हजारों साल पहले एक गाँव हुआ करता था, जहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा स्किल्ड मूर्तिकार हुआ करते थे, और इस आइलैंड पर जितनी भी मूर्तियां हैं वो हमारे भगवान और 7 टेंजेन को कल्पना करके बनाया गया है। तब गाबीमारू पूछता है, ये टेंजेन कौन है? तब वो क्रिएचर कहता है, टेंजेन एक इमोर्टल एंटिटी है, तो प्रैक्टिकली गॉड तो नहीं है, पर गॉड के सबसे करीबी एंटिटी है। टेंजेन असल में लाखों साल पहले एक ऊंचे दर्जे के सन्यासी हुआ करते थे, जिन्हें पहली बार इमोर्टलिटी का सच पता चला था, और उस इमोर्टलिटी के राज को अपने तक ही सीमित करने के लिए वो 7 ऊंचे दर्जे के सन्यासी यहाँ पर आकर बस गए और अपने आप को टेंजेन बुलाने लगे। और ये बातें जब हमारे गाँव वालों को पता चली, तब गांव के सारे लोग इमोर्टल होने के लिए उनके पास गुहार लगाने लगे। तब टेंजेन उन सभी को इमोर्टल बनाने का वादा करते हैं और उन्हें टाओ देते हैं। पर गांव वाले टेंजेन की तरह ऊंचे दर्जे के सन्यासी और टाओ जैसे महान टेक्निक में महारत ना हासिल होने की वजह से सारे गांव वाले धीरे धीरे पेड़ बन जाते हैं, और जो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर थे वो लोग उन बड़े बड़े क्रिएचरों में तब्दील हो जाते हैं। और क्योंकि मैं विलेज का चीफ और यहाँ का सबसे ज्यादा ताकतवर था, तो मैं पेड़ बनने के बावजूद चल फिर सकता हूँ और मैं इमोर्टल हूँ। तब गाबीमारू उस क्रिएचर से पूछते हैं, तो एलेक्सर ऑफ लाइफ जैसे फ्रूट का कोई अस्तित्व नहीं है? तब वो क्रिएचर कहता है, नहीं, यहाँ पर एलेक्सर जैसे कुछ फ्रूट का अस्तित्व नहीं है, पर यहाँ पर टाओ मिलता है, जिसे पीकर कोई भी इंसान इमोर्टल बन सकता है। और इसे टेंजेन, जो भी इंसान इस आइलैंड पर इमोर्टलिटी की तलाश में आता है, उन इंसानों को मार के उनके शरीर से बनाता है। उसके बाद गाबीमारू उस क्रिएचर से पूछते हैं, तुम इतनी आसानी से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्यों दे रहे हो? तब वो क्रिएचर कहता है कि टेंजेन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, यहाँ पर जितने भी इंसान क्यों ना आ जाए, टेंजेन या उनके गुलाम उन सारे इंसानों को मारकर उनसे ठीक टाओ बना ही लेंगे। इसलिए अगर मैं तुम्हें ये सब बता भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और हजारों सालों में तुम लोग ही पहले इंसान हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, वरना कोई भी इंसान उन बड़े बड़े सोसिन क्रिएचर्स को पार नहीं कर पाते। यहाँ तक उनसे मिलने से पहले ही कुछ लोग मारे जाते हैं। तब गाबीमारू और बाकी सब कहते हैं, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। उसके बाद गाबीमारू पूछता है, इस छोटी लड़की मे ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था उसका नाम क्या है, और उसे कैसे इस्तेमाल करता, और क्या इस टेक्निक से टेंजेन को मारा जा सकता है? तब वो क्रिएचर कहता है, इस टेक्निक का भी नाम है टाओ, और इसकी मदद से तुम टेंजेन को मार तो सकते हो, पर इस टेक्निक को सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इस लड़की को टेंजेन ने ही सिखाया था, क्योंकि मे के अंदर कुछ स्पेशल काबिलियत है, इसीलिए टेंजेन अगर मे के साथ संभोग करते हैं तो उनका टाओ बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और इसीलिए वो लोग मे के साथ जबरदस्ती करते थे। एक दिन मे के मना करने पर मे को अपनी टाओ टेक्निक से एक बहुत ही ना हिल होने वाला गहरा घाव दे देते हैं, ताकि मे कभी भी रेजिस्ट ना करे। पर फिर भी मे जैसे तैसे वहाँ से भागकर यहाँ पर आकर मेरे साथ छुप कर रहती है। ये सारी कहानी सुनकर गाबीमारू और बाकी के सब लोग टेंजेन से थोड़ा सा डरने भी लगते और उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं। उसके बाद वो क्रिएचर कहता है, आप लोग जाइए, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, उसके बाद आपको जैसा ठीक लगे आप लोग करना। ये सुनकर सब लोग एग्री करके सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक असाइनमेंट मॉनिटर उसके क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करते हुए आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो क्रिमिनल जो अपने असाइनमेंट मॉनिटर से पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो इस आइलैंड से जाने में। तब असाइनमेंट मॉनिटर कहता है, तुम बस एक 12-13 साल की छोटी सी बच्ची हो और तुमने कोई क्राइम नहीं किया,
फिर हमें उस छोटी सी क्रिमिनल लड़की जिसका नाम उरुगाई है उसके पास्ट को दिखाया जाता है। उरुगाई एक बहुत ही ज्यादा गरीब विलेज के गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उरुगाई का परिवार गरीब होने की वजह से भरपेट खाना करने के लिए छोटी सी उम्र से उसे काम करना पड़ता था। एक दिन उरुगाई जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया था। वो कुछ लोगों को देखता है जो लोग उसके ही गांव को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें नहीं मिल रहा था। इसीलिए पैसे कमाने के लिए उरुगाई उन लोगों को ऑफर कर कि वो उन लोगों को टूर गाइड बनकर उसके विलेज तक ले जाएगा, पर उसके बदले उसे पैसे देने होंगे। और वो सारे लोग उरुगाई के इस बात पर मान जाते हैं। फिर उरुगाई उन सभी को लेकर अपने विलेज पहुंचता है। विलेज में पहुंचते ही वो सारे लोग जो उरुगाई के साथ आए थे लोग विलेज पर हमला कर देते हैं। विलेज के सारे लोगों को मार के उनके सारे पैसे और संपत्ति उनसे छीन लेते हैं, क्योंकि वो लोग असल में बैंडिट्स थे जो छोटे छोटे गाँव पर जाके उन्हें मार उनके सारे पैसे छीन लेते थे। और ये देखकर उरुगाई जब डर के भागने लगता है तब वो सारे बैंडिट्स उसे पकड़ लेते हैं और उरुगाई को एक चारे की तरह इस्तेमाल करते थे बाकी विलेजर के लोगों को मारने के लिए। और जब सारे बैंडिट्स पकड़े गए उरुगाई को भी क्रिमिनल समझकर पकड़ लिया गया, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास। और ये सारी राज उस असाइमन को पता चला तब उसने उसे रेस्क्यू करने का सोचा, और क्योंकि उसकी थ्योरी को प्रूव करने का उसके पास कोई सबूत नहीं था और उसे फ्री करने के लिए इस आइलैंड पर लाने का रास्ता उसने चुना। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं उरुगाई कुन और उसका असाइमन मॉनिटर उस आइलैंड से बाहर निकलने के लिए एक बोट पर जाते हैं, और बोट पर जाकर देखते हैं जो लोग उनसे पहले इस आइलैंड से भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें सभी मॉन्स्टरों ने खा लिया है। और तभी पीछे से उरुगाई कुन और उसका असाइमन मॉनिटर एक बहुत ही बड़ा टेंटिकल मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, पर उसका असाइमन मॉनिटर उन सारे मॉन्स्टर से लड़ते हुए उरुगाई को लेकर उस बोट से आइलैंड की तरफ जैसे तैसे भागते हैं। आइलैंड पर आते ही टेंशन में से एक जो सबसे ज्यादा कमजोर था वो उन दोनों पर हमला कर देता है, पर टेंशन दिखने में इंसानों की तरह होने पर असाइमन मॉनिटर टेंशन को रोककर पूछता है हम पर क्यों हमला कर रहे हो। तब वो टेंशन कहते हैं कि मुझे लगता है तुम लोगों में से बहुत अच्छा टाओ बन सकता है, इसीलिए। और फिर उस असाइमन मॉनिटर और टेंशन के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाता है, और टेंशन के एक ही पंच से असाइमन मॉनिटर थोड़ी देर के लिए नॉकडाउन हो जाता है। और तब वो टेंशन नोरुगाई को पकड़ने की कोशिश करता है। नोरुगाई का बॉडी छोटा और फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो टेंशन से बचते हुए अपने असाइमन मॉनिटर के पास पहुंच जाता है। और तभी उसका असाइमन मॉनिटर खड़ा होता है और उस टेंशन का सर हाथ पैर सभी काट देता है, और नोरुगाई को उनको लेकर वहां से भागने लगता है। अपने कटे हाथ पैर और सर को हील करते हुए दोनों के पीछे भागने लगता है, और अपने टाओ की अटैक से उन दोनों को मारने ही वाला होता है। तभी एक दूसरा असाइमन आकर थोड़ी सी दूर से अपनी स्वॉर्ड को फेंकता है, और उसका स्वॉर्ड उस टेंशन के सर को पूरी तरह से काट कर नीचे गिरा देता है। और उस मौके का फायदा उठाकर वो तीनों वहां से बहुत दूर भाग जाते हैं। भागते हुए नोरुगाई देखती है जिस असाइमन मॉनिटर ने उन दोनों को बचाया है वो असल में अंधा है, पर फिर भी वो सही दिशा की तरफ भाग पा रहा था। देखकर नोरुगाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने असाइमन मॉनिटर से पूछता है ये कैसे कर रहा है। तब उसका असाइनमेंट मॉनिटर कहता है ये मेरा मास्टर है, और ये साउंड और स्मेल और अपनी थर्ड इंस्टिंक्ट की मदद से किसी भी चीज को ना देखे भी वो चीज क्या है और उसका कदकाठी क्या है ये पता लगा सकते हैं। टेंशन से थोड़ी दूर भागने के बाद एक सेफ दूरी पर वो तीनों रुकते हैं, और रुकते ही वो अंधा असाइनमेंट मॉनिटर नोरुगाई को उनके तरफ अपना तलवार दिखाकर उसके असाइनमेंट मॉनिटर से पूछता है तुम इस क्रिमिनल को क्यों बचा रहे हो, ये तुम्हारे मिशन का कोई पार्ट नहीं है। पर हमारे मिशन में ये ऑर्डर है कि अगर कुछ अजीब होता हुआ दिखे अपने क्रिमिनल को मार के आइलैंड से वापस जाने का। तब नोरुगाई को उनका असाइनमेंट मॉनिटर उस अंधे असाइनमेंट मॉनिटर को सब कुछ सच से बताता है, और सारी बात सुनकर वो अंधा असाइनमेंट मॉनिटर नोरुगाई को उनको छोड़ देता है और कहता है जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम कर सकते हो। वो तीनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर टेंशन पहुंच जाता है और हमला कर देता है। तब वो दोनों असाइनमेंट मॉनिटर एक साथ मिलकर उस टेंशन से लड़ने लगता है, पर उस टेंशन के अजीबोगरीब टेक्निक की वजह से लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा होने लगता है। और जब भी वो दोनों असाइनमेंट मॉनिटर टेंशन को काटते हैं वो दोबारा ग्रो कर जाता है, और इसी तरह से टेंशन उन दोनों असाइनमेंट मॉनिटर को हरा देते हैं। उन दोनों असाइनमेंट मॉनिटर को हराने के बाद टेंशन उन्हें पकड़कर मारने ही वाला होता है। तभी नोरुगाई उनका असाइनमेंट मॉनिटर जैसे तैसे खड़ा होता है और उस टेंशन से लड़ाई करना शुरू कर देता है, ताकि उस समय के अंदर का मास्टर और नोरुगाई कुन मिलकर वहां से भाग सके। और टेंशन अपनी टाउ टेक्निक से उसके पूरे शरीर में होल कर देता है, पर फिर भी वो नहीं रुकता और जैसे तैसे अपनी शरीर की आखिरी ताकत जमा करके उस टेंशन से लड़ने लगता है। ये देखकर नोरुगाई कुन रोते हुए उसकी मदद करने के लिए जाता है, पर वो अंधा असाइनमेंट मॉनिटर नोरुगाई कुन के असाइनमेंट मॉनिटर का इंटेंशन समझ जाता है और उसकी मौत वेस्ट ना हो इसीलिए और नोरुगाई कुन को लेकर वहां से जितनी जल्दी हो सके फुल स्पीड से भागने लगता है। और वो टेंशन उस असाइनमेंट मॉनिटर को अपनी टाउ टेक्निक से धीरे धीरे तड़पा कर मार डालता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं तोमान और चौबे अभी भी जिंदा हैं और उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर उस कुएं के अजीबोगरीब पेड़ पौधे और मरे हुए इंसानों की लाश ऊपर उठते हुए कदम कदम पर जकड़ रहे थे।
पर चोबे तोमान को कंधे पर बैठाए हुए किसी भी चीज का परवाह ना करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ते हुए सरफेस पर जैसे तैसे पहुंचता है। पहुंचकर कुछ देर तक रेस्ट करने के बाद चोबे को थोड़ा बहुत भूख लगने पर चोबे उस कुएं के आधे पेड़ बन चुके लाशों की हाथ को काट कर खाने लगता है। खाकर उस खून को पीने लगता है। ये देखकर तोमान चोबे को मना करता है, पर चोबे कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होने वाला इससे। तभी होराई नाम के एक तरह का क्रिएचर जो टेंजन की तरह ही अमर थे, टाओ का इस्तेमाल करना जानते थे, अचानक से उन दोनों के सामने आ जाता है। तो तुम लोग अभी भी जिंदा हो? तब तोमान उस क्रिएचर से पूछता है तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और तुम लोग हमें मार कर क्या चाहते हो? तब वो अजीब सा क्रिएचर उनसे कहता है हमारे मास्टर टेंजन ने कहा है कि तुम दोनों में से बहुत ही अच्छा टाओ बन सकता है, इसीलिए मैं तुम दोनों को दोबारा मार के उस कुएं में फेंकने आया हूँ। तब तोमान उस क्रिएचर से पूछता है जो अजीब से बीस्ट मेल और फीमेल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, क्या वही तुम्हारे मास्टर टेंजन है? तब वो क्रिएचर हाँ कहता है और ये सुनते ही चोबे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस क्रिएचर पर हमला कर देता है। पर वो क्रिएचर भी उस अजीबोगरीब टेक्निक टाओ का इस्तेमाल करता है जिससे वो चोबे और तोमान को अर्ली हरा ही देता है। पर तभी एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। उस अजीब से आधे पेड़ हो चुके इंसानों की खून खाने की वजह से चोबे के गले पर एक अजीब सा निशान दिखाई देने लगता है और किसी तरह चोबे भी टाओ को महसूस करने लगता है। जिस आंख से वो ब्लाइंड था उस आंख से वो धीरे धीरे टाओ को देखने भी लगता है और चोबे उस अजीब से क्रिएचर पर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर वो अजीब सा क्रिएचर अपने लिए बैकअप के तौर पर बड़े बड़े मॉन्स्टर क्रिएचर को बुलाता है। तब चोबे तोमान से कहता है भाई तुम जाकर उन लंबे लंबे कमजोर मॉन्स्टरों को मारो और इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। और फिर उन सभी में लड़ाई शुरू होता है। तोमान अपनी पूरी ताकत से उन बड़े बड़े मॉन्स्टर को पीसेस में काट देता है और कुछ ही मिनटों में उन सभी को मार डालता है। और दूसरी तरफ चोबे उस अजीब से क्रिएचर से बहुत ही ज्यादा दमदार फाइट कर रहा था और उस अजीब से क्रिएचर के सारे मूव कॉपी कर रहा था और उसको उसके ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। और कुछ देर फाइट चलने के बाद चोबे उस क्रिएचर पर भारी पड़ने लगता है और दूसरे ही फल उस क्रिएचर को पूरी तरह से मार डालता है। ये देखकर तोमान थोड़ा सा डरने लगता है, सोचता है कहीं चोबे उन मॉन्स्टरों की तरह तो नहीं बन जाएगा। पर तभी चोबे तोमान को अपने गले से लगाकर कहता है हम दोनों इन क्रिएचरों को मारकर इमोर्टल होकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा भाई। ये बातें सुनकर टेंशन फ्री हो जाता है। फिर सीन गावीमारू के ऊपर शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं गावीमारू सभी को सोता हुआ छोड़ एलेक्सर ऑफ लाइफ की खोज में होराई नाम की एक जगह की तरह चल देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी एलेक्सर ऑफ लाइफ को लेकर दोबारा अपनी वाइफ के पास जल्दी से जल्दी लौट सके। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक सूखे हुए पेड़ के गार्डन को देखता है। यहाँ पर हर एक पेड़ एक इंसान का आकार में था और उन सब इंसान जैसे दिखने वाले पेड़ों को देखकर गावीमारू समझ जाता है वो इंसान जैसा दिखने वाला पेड़ क्रिएचर जो कह रहा था वो सभी बातें सच है और इसका मतलब वो होराई तक पहुंच चुका है। और तभी वो सामने एक बड़ा सा गेट देखता है। गावीमारू उस बड़े से दरवाजे को खोलने ही वाला होता है, तभी गावीमारू अपने पीछे किसी के प्रेजेंस को सेंस करता है और सेंस करते ही डर कर वो पीछे की तरफ कूद कर हट जाता है और गावीमारू देखता है टेंजन को। ये टेंजन वही था जो नुरुगाई के साइमन मॉनिटर को अपने अजीबोगरीब टेक्निक से मार डाला था। और वो टेंजन गावीमारू को देखकर नीचे बैठ जाता है और गावीमारू से कहता है क्या तुम प्लीज यहाँ से चले जा सकते हो, ये तुम जैसे नेस्टी ह्यूमन से और नहीं लड़ना है। और ऐसे भी मैंने आज बहुत सारे ह्यूमंस को टाओ बनाने के लिए गड्ढे में फेंक दिया है। ये सुनकर गावीमारू टेंजन से कहता है तो तुम ही उन टेंजनों में से एक हो और इमोर्टैलिटी का पोशन तुम इंसानों को ही मार कर बनाते हो। ये सुनते ही वो टेंजन खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया है, अब तुम्हें मरना ही होगा। और वो गावीमारू पर हमला करते थे और गावीमारू को अपनी टेक्निक से मारता उससे पहले ही गावीमारू अपने डबल किक से उसके गर्दन को तोड़कर अब दूसरी तरफ घुमा देता है। पर उस टेंजन का सैर एक स्प्रिंग की तरह घूमकर दोबारा सही हो जाता है। ये देखकर गावीमारू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो टेंजन अपने हाथ को भी हील कर लेता है। ये देखकर गावीमारू समझ जाता है कि ये टेंजन हील भी कर सकते हैं। फिर उन दोनों में दमदार लड़ाई शुरू हो जाता है पर गावीमारू टेंजन को एक भी अटैक लैंड करने का मौका नहीं दे रहा था। वो हर बार अपनी हर एक किक से टेंजन का या तो हाथ तोड़ दे रहा था या फिर गर्दन तोड़ दे रहा था। ये देखकर टेंजन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। गावीमारू के ऊपर एक दमदार टाओ टेक्निक से पंच करता है और पंच करने के बाद सोचता है शायद उसने गावीमारू को मार दिया, पर गावीमारू को थोड़ा सा ही चोट लगा था। ये देखकर टेंजन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और गावीमारू से पूछता है क्या तुम सचमुच एक इंसान ही हो?
उसके बाद गाइमारू उससे कहता है एलेक्सर ऑफ लाइफ कहाँ है। उसके बाद गाइमारू अपने फेस पर मास्क चढ़ाता है, अपना निंजुत्सु इस्तेमाल करना शुरू करता है, जहाँ पर हमें एस्थेटिक ब्लेड का बौछार देखने को मिलता है। और आखिर में अपनी पूरी ताकत से टेंशन के ऊपर अल्टीमेट एस्थेटिक ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिससे वो टेंशन पूरी तरह से जल जाता है। गाइमारू सोचता है टेंशन मर गया है, पर तभी टेंशन उठकर गाइमारू को एक दमदार लात मारता है, जिससे गाइमारू थोड़ी दूर जाकर गिरता है। गाइमारू देखता है अपने पूरे जले हुए शरीर को कुछ ही सेकंड में हील कर लेता है। ये देखकर गाइमारू पूरी तरह से समझ जाता है, चाहे वो टेंशन को कितना ही डैमेज क्यों ना दे दे, वो टेंशन कुछ ही पलों में हील कर लेगा अपने आप को। उसके बाद टेंशन गाइमारू का तारीफ करते हुए कहता है इस बार इस आइलैंड पर जितने सारे लोग आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर तुम ही हो। और ये कहने के बाद ही वो टेंशन अपनी टाओ टेक्निक से गाइमारू को बिना छुए ही बहुत ही ज्यादा दूर से लगातार बहुत ही ज्यादा फोर्सफुल फीस्ट मार रहा था। उनमें से एक मुक्का खाते ही गाइमारू समझ जाता है कि ये वही टेक्निक जो उस छोटी बच्ची मे ने इस्तेमाल किया था पहली बार उसके खिलाफ। गाइमारू समझ जाता है इन इनविजिबल फिस्ट रोकना मूर्खता होगी, इसे डॉच करना होगा। पर लगातार इतनी ज्यादा फिस्ट खाने की वजह से वो डॉच नहीं कर पा रहा था। और तभी उसकी आंखों के सामने उसकी बीबी का चेहरा याद आता है, और तभी गाइमारू पूरी तरह से क्रेजी हो जाता है। उन मुक्के को खाते हुए ही उस टेंशन की तरफ दौड़ने लगता है और अपनी बिजर्क मोड पर एंटर कर जाता है। टेंशन पर इतनी जल्दी हमला करता है कि टेंशन हील भी नहीं कर पा रहा था, और कुछ ही सेकंड में वो टेंशन की पूरी बॉडी को अपनी पंचों से डिस्ट्रॉय कर देता है, और इतनी बुरी तरह डिस्ट्रॉय करता है कि टेंशन भी हील नहीं कर पा रहा था। और तब गाइमारू पूछता है आप क्या करोगे। और तभी वो टेंशन अपना किसेकाई ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, जिससे वो टेंशन एक बड़े से मॉन्स्टर पर तब्दील हो जाता है, जिसके 2 मुंह थे, पूरा शरीर फूलों से भरा हुआ था और जिसके 10-15 टेंटिकल्स थे। ये देखकर गाइमारू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके बाद गाइमारू उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है, पर किसेकाई ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से वो टेंशन को छू तक नहीं पा रहा था। वो मॉन्स्टर बना हुआ टेंशन अपने बड़े बड़े शक्तिशाली टेंटिकल्स से लगातार मार रहे थे, और गाइमारू जब भी उसके पास अटैक करने के लिए जा रहा था तभी वो टेंशन गाइमारू के ऊपर थंडरबोल्ट अटैक कर रहा था। इतनी सारे अटैक खाकर गाइमारू पूरी तरह से थक चुका था और लड़ाई करने की अवस्था में नहीं था। और तभी गाइमारू को अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ का चेहरा दिखाई देता है। गाइमारू कहता है शायद मैं अब कभी भी अपनी वाइफ से नहीं मिल पाऊंगा। पर हम लोग देखते हैं गाइमारू के पूरे शरीर और सिर से खून निकल रहा था, और गाइमारू अपने शिनोबी लास्ट रूल के मुताबिक अपनी पूरी ताकत से उस क्रिएचर पर जितनी ज्यादा डैमेज कर सकता था कर लेता है। पर उस मॉन्स्टर बने हुए टेंशन को कुछ भी नहीं होता, वो नीचे गिर जाता है। गाइमारू सोच रहा था अभी वो मर जाएगा, और वो क्रिएचर उस पर एक आखिरी थंडरबोल्ट अटैक करने ही वाला होता है। तभी मे आ जाता है, एक डिफेंसिव शील्ड इस्तेमाल करता है अपनी टाव से, और थंडरबोल्ट अटैक होते ही वो डिफेंसिव शील्ड के साथ गाइमारू को लेकर उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, और उस शील्ड की वजह से गाइमारू जिंदा बच जाता है। उसके बाद वो टेंशन अपने किसेकाई ट्रांसफॉर्मेशन से नॉर्मल में ट्रांसफॉर्म होता है और चिल्लाते हुए मे से कहता है मैं क्या कर रही हो। और हम लोग देखते हैं उस टेंशन की किसेकाई ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने की वजह से वो बहुत ही कमजोर और एक बुढ़ी की तरह दिख रहा है। उसके बाद वो टेंशन कुछ किजिन नाम के अजीबोगरीब क्रिएचरों को बुलाता है और उन्हें मेसामा को वापस लाने का ऑर्डर देता है, और फिर वो टेंशन वहां से चला जाता है। सुबह उठकर जब सागिरी और बाकी सब गाइमारू को कहीं पर नहीं ढूंढ पाते, तब वो लोग समझ जाते हैं कि गाइमारू एलेक्सर ऑफ लाइफ की तलाश में अकेले ही होराई की तरफ चला गया है। और तभी वो ह्यूमन जैसा पेड़ क्रिएचर कहता है शायद मेसामा भी गाइमारू के पीछे ही गया है, तो अगर आप लोग गाइमारू के पीछे होराई की तरफ चल रहे हैं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। और वो सब मिलकर होराई की तरफ जाने लगते हैं, और रास्ते में जाते हुए वो इंसान जैसा पेड़ क्रिएचर टेंशन के बारे में जितना भी जानता था उन सभी को बता देते हैं। उसके बाद वो सभी उस बड़े से गेट के पास पहुंच जाते हैं। उस गेट के आसपास इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखकर समझ जाते हैं शायद यहाँ पर गाइमारू के साथ किसी टेंशन की लड़ाई हुआ है। तब सभी सोचते हैं गाइमारू शायद मारा जा चुका है, पर सागिरी मनी मन सोच रहा था शायद गाइमारू जिंदा है। फिर वो सब मिलकर उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं, और अंदर जाते ही वहाँ के दृश्य को देखकर सभी देखते हैं वहाँ पर सोने से बना हुआ बड़े बड़े मूर्तियां हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये सब देखकर वो सभी लोग हैरान हो ही रहे होते हैं। ये वो लोग देखते हैं एक टेंशन को, जो उन्हें देखकर कहता है तो तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही चुके हो, तो तुमसे हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा टाव मिलने वाला है। और ये कहकर दूर से बैठे बैठे उस इंसान जैसे पेड़ क्रिएचर का सर तोड़ देता है। टाव की मदद से तोड़ने पर वो अपने आप को दोबारा जल्दी से रीजनरेट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं गाइमारू और मेसामा नीचे बेहोश होकर पड़े हुए हैं। मेसामा की शील्ड की वजह से उतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद गाइमारू को धीरे धीरे होश आने पर गाइमारू मेसामा को भी होश में लाता है। उसके बाद गाइमारू उसे थैंक यू कहने लगता है उसकी जान बचाने के लिए। ये सब चल ही रहा होता है, तभी
स्वॉर्ड मास्टर टामाया और उसका असाइनमेंट मॉनिटर वहाँ पर आ जाता है और गावीमारू को देख उसकी तरफ शॉट दिखाते हुए उसे मारने जाता है। पर गावीमारू पिछली फाइट से बहुत ही ज्यादा कमजोर था और इसीलिए वो अपने आप और मेसामा को बचाने के लिए जिंदगी में पहली बार अपने घुटनों की बॉल बैठकर उसे ना मारने के बदले कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर स्वॉर्ड मास्टर टामाया थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि वो खासकर गावीमारू से लड़ना चाहता था। गावीमारू उसके सामने ऐसे बैठा हुआ है। तब वो अपना शॉट नीचे कर लेता है और कहता है जब तुम फुल्ली रिकवर हो जाओगे तब हम लड़ेंगे ताकि ये एक फेयर फाइट हो। तब गावीमारू कहता है अच्छा ठीक है। उसके बाद शॉर्ट किंग का असाइनमेंट मॉनिटर गावीमारू से पूछता है तुम्हारी ये हालत किसने की, क्या तुम्हारी किसी क्रिमिनल से लड़ाई हुई है। तब गावीमारू उसे सारी कहानी बताता है और सारी कहानी सुनकर स्वॉर्ड मास्टर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है तुमसे तो मैं बाद में लड़ूंगा, पहले तो मैं इस टेंशन से लड़कर इन्हें हराऊंगा और इनकी ही टेक्निक सीखूंगा ताकि मैं अपने नाम को एक महान शॉर्ट मास्टर की तरफ हमेशा हमेशा के लिए अमर बना सकूं। शॉर्ट किंग का असाइनमेंट मॉनिटर भी उनको हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो उन टेंशन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। ये सब बातें हो ही रही थी तभी उस टेंशन का भेजा हुआ 2 सोसिन वहाँ पर आता है और मेसामा को हैंड ओवर करने के लिए कहता है। ये सुनकर गावीमारू को इंसान जैसे दिखने वाले पेड़ क्रिएचर की बातें याद आती है कि कैसे टेंशन मी के साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं अपनी टाव को ताकतवर बनाने के लिए। और वो सारी बातें याद आती है। गावीमारू मेसामा के सामने खड़ा हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देखकर शॉर्ट किंग थोड़ा हैरान हो जाता है और गावीमारू से पूछता है मैं हैरान हूँ, तुम किसी अनजान लड़की को बचाना चाहते हो, क्यों? तब गावीमारू उस इंसान रूपी पेड क्रिएचर से सुने हुए मेसामा के साथ टेंशन के बर्तावों के बारे में बताता है। ये सुनकर शॉर्ट किंग और उसका असाइनमेंट मॉनिटर दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं और मेसामा को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाते हैं। असल में वो लोग क्रिमिनल्स तो थे पर उन्होंने कभी भी किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद वो सुसीन उनके तरह उसी बग से हमला करते थे जिस बग के काटने पर इंसान के शरीर से फ्लावर निकलने लगता है। ये देखते ही स्वॉर्ड मास्टर अपना स्वॉर्ड निकल के उन सभी बग्स को छोटे छोटे पीसेस में काट देता है और दूसरा सुसीन जो सेंटापिड से उन पर हमला करता है तब गावीमारू अपना नीम्फो एस्थेटिक ब्लेड से उन सभी सेंटापिड्स को जला देता है। गावीमारू के आग के धुएं का फायदा उठाकर गावीमारू और शॉर्ट किंग उन सोसिन पर हमला कर देता है। उनमें से एक को बीच में से काट देता है और एक के बॉडी को आधा डिस्ट्रॉय कर देता है गावीमारू। पर तभी गावीमारू और शॉर्ट किंग देखता है कि वो दोनों सोसिन अपने आप को उसी टेंशन की तरह हील कर लेता है। ये देखकर शॉर्ट किंग गावीमारू से कहता है तो तुम सच ही कह रहे थे उन टेंशन के बारे में कि वो अपने आप को हील कर सकते हैं। तब उनका असाइनमेंट मॉनिटर कहता है तो हम इनसे कैसे जीतेंगे। और तभी मेसामा ह्यूमन लैंग्वेज पूरी तरह से बोल नहीं पा रही थी, जो ह्यूमन लैंग्वेज के कुछ ही वर्ड बोल पा रही थी, वो उन्हें जैसे तैसे समझाता है कि इन्हें सिर्फ टाओ की मदद से ही मारा जा सकता है, दूसरा कोई भी हथियार इन पर काम नहीं करेगा। तब शॉर्ट किंग कहता है ये टाओ क्या होता है और उसी के साथ गावीमारू उससे पूछता है हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तुम हमें सिखा सकते हो। तो मैं आप छोटे छोटे वर्डों से समझाने लगती है। ये पूरी तरह से ह्यूमन लैंग्वेज नहीं बोल पा रही थी, इसीलिए वो दोनों टाओ क्या है पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। पर गावीमारू का फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा था और गावीमारू पहले से ही निंजा होने की वजह से अपने एनर्जी पर कंट्रोल कर सकता था। इसी वजह से गावीमारू मी की टूटी फूटी शब्दों की मदद से थोड़ा बहुत समझ पा रहा था। अब गावीमारू उस टेंशन के अब इस्तेमाल करने के तरीके को याद करके और मेसामा के थोड़ा बहुत डायरेक्शन दिखाने की वजह से गावीमारू अपने अंदर के टाओ और अपने अंदर के निंजात्सु दोनों के मिला गावीमारू लड़ाई के बीचों बीच एक सिमिलर टेक्निक को सीख लेता है जो टाओ जितना स्ट्रॉन्ग और कैपेबल था उन सोसिन को मारने में। सोसिन देखते हैं गावीमारू के टाओ के इनविजिबल अटैक को भी डॉज कर पा रहा था, इसीलिए दोनों सोसिन मिलकर पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं और दोनों मिलकर बग का सुसानो बना लेते हैं। पर गावीमारू अपने नए टेक्निक की मदद से उन बग्स के सुसानों को छूकर ही डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही उनमें से एक सोसिन को मार डालता है। और सोसिन मरते वक्त गावीमारू से कहता है तुम टेंशन के लेवल तक पहुंच चुके हो। और शॉर्ट मास्टर भी गावीमारू को टाओ इस्तेमाल करता है, देखो वो भी समझ जाता है कि कैसे टाओ को इस्तेमाल करते हैं। तब शॉर्ट किंग में से वो सही तरीके से टाओ इस्तेमाल कर रहा है या नहीं ये दिखाने के लिए उसको अपने कंधे पर बैठा लेता है, दूसरे सोसिन से लड़ने लगता है। शॉर्ट मास्टर टाओ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, तब मैं अपनी हाथों की मदद से अपना थोड़ा टाओ उस शॉर्ट मास्टर के शरीर पर देता है, जिससे वो शॉर्ट मास्टर भी टाओ को महसूस कर लेता है। टाओ को महसूस करते ही वो भी टाओ इस्तेमाल करना सीख जाता है और वो अपनी ब्लेड की मदद से दूसरे सोसिन को उसी वक्त मार डालता है। और मारने के बाद शॉर्ट मास्टर गावीमारू के साथ एक अलायंस बनाता है कि वो दोनों तब तक एक दूसरे के साथ काम करेंगे जब तक टेंशन को नहीं हरा लेते। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सागिरी, कोनोइची लड़की और बाकी सब ने मिलकर उस टेंशन से लड़ाई शुरू कर दिया है और वो लोग बार बार उस टेंशन को काटने लगता है, पर फिर भी वो टेंशन दोबारा रीजनरेट कर रहा था और वो टेंशन अपनी टाओ की मदद से सागिरी और बाकी सब को बहुत ही बुरी तरह मार के जख्मी कर रहा था। उसके बाद कोनोइची लड़की अपना निंजुत्सु इस्तेमाल करती है और एक अजीब से इत्तेफाक की वजह से हम लोग देखते हैं टेंशन उस कोनोइची लड़की के बॉडी फ्लूइड वेव से बच रहा था और थोड़ा बहुत हर्ट भी कर पा रहा था उस टेंशन को, पर उसका बॉडी स्टिकी फ्लूइड इतना कैपेबल नहीं था कि उस टेंशन को मार सके। वो इंसान के आकृति वाला पेड़ क्रिएचर का सर सभी को बोलने लगता है कि टाओ इस्तेमाल किए बिना आप लोग टेंशन को नहीं मार पाओगे। तब सागिरी और कोनोइची लड़की कहता है टाओ कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमें आप अभी क्या भी सिखाइए। तब वो उन्हें
फाइट के बीचों बीच ये समझाने लगता है कि टाओ क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। टाओ टेक्निक को इस्तेमाल करने के तरीके को एक्सप्लेन करने के बाद सागिरी को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था, क्योंकि सागिरी का शॉर्ट टेक्निक बाकी के असाइमन क्लैन मेंबर्स से बहुत ही ज्यादा अलग था और काफी हद तक सिमिलर था टाओ टेक्निक से। पर वो इसी वजह से टाओ टेक्निक को अपने पूरी शरीर में तो नहीं पर अपने शॉट पर इस्तेमाल करना सीख जाता है। और वो जब अपने शॉट पर टाओ लगाकर टेंजन पर हमला करता है तब टेंजन उस शॉट से बचने लगता है। देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि उस शॉट से उस टेंजन को मारा जा सकता है। तब सब लोग मिलकर सागिरी के लिए एक ओपनिंग ढूंढने लगते हैं और बहुत देर तक फाइट चलता है, जिससे उन सभी को बहुत ही ज्यादा चोटें लगते हैं। पर तभी जैसे तैसे कोनोइची का असाइनमेंट मॉनिटर एक ओपनिंग ढूंढता है, पीछे से अपना स्वॉर्ड उस टेंजन के अंदर घुसा देता है और ये देखते ही कोनोइची लड़की अपनी बॉडी फ्लूइड वेव से टेंजन को बांध देती, जिससे वो कुछ समय के लिए भाग नहीं पाता। और ये देखते ही पेट जैसा क्रिएचर सागिरी को कहता है अभी मौका है। टेंजन के पेट का हिस्सा सबसे ज्यादा कमजोर होता है, इसीलिए वो अपनी ब्लेड से उसका पेट का हिस्सा पूरी तरह से चीर दे तो शायद टेंजन मर सकता है। और ये सुनते ही सागिरी अपनी पूरी ताकत से जाकर उस टेंजन पर अटैक करता है और उसका पेट पूरी तरह से काट देता है। और वो लोग देखते हैं टेंजन रीजनरेट नहीं कर पा रहा है। वो लोग समझते हैं कि अब टेंजन शायद मर जाएगा, पर तभी उस टेंजन के बॉडी से फूल निकलने लगता है और वो भी अपनी किसेकाई ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। उसकी किसेकाई ट्रांसफॉर्मेशन होते ही हम लोग देखते हैं जैसे वो एक बहुत ही बड़ा रोज का पेड़ है और उसके टेंटिकल्स में ये ताकत थी, टेंटिकल्स अगर किसी को भी छू ले तो उस इंसान के शरीर से उसी वक्त फूल निकलने लगता है, वो मर जाता है। उस टेंजन की किसेकाई ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर सागिरी और बाकी सब कुछ समझ पाते उसके पहले ही वो अपने टेंटिकल से हमला कर देते हैं। सागिरी और कोनोइची तो जैसे तैसे पीछे हट जाता है, पर उस कोनोइची का असाइनमेंट मॉनिटर पीछे नहीं हट पाता और उसे टेंटिकल्स लग जाता है और उसके शरीर से फूल निकलने लगता है। तब सागिरी और वो कोनोइची लड़की उस असाइनमेंट मॉनिटर को पीछे ले आते हैं और तभी वो सारे टेंटिकल्स उन दोनों पर हमला कर देता है। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग भी अब मारे जाएंगे। तभी वो अंधा असाइनमेंट मॉनिटर नोरुगाई कुन वहां पर पहुंच जाते हैं, अपने शॉट फेंक कर उन टेंटिकल्स को काट देते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। तब सागिरी उस अंधे असाइनमेंट मॉनिटर को देखकर मास्टर कहता है उसे अंधे असाइनमेंट मॉनिटर से सीखा था। और हम लोग देखते हैं असल में वो अंधा असाइनमेंट मॉनिटर पहले से ही टाओ जैसा कुछ सिमिलर टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था और रास्ते में आते हुए इंजन की लड़ाई की वजह से वो टाओ को धीरे धीरे सेंस करने भी लग गया था। सागिरी को टाओ इस्तेमाल करते हुआ देख वो अंधा असाइनमेंट मॉनिटर पूरी तरह से टाओ को मास्टर कर लेता है और वो सागिरी बाकी सबसे कहता है तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं अपने स्टूडेंट इनकी मौत का बदला इस टेंजन से तो लेकर ही रहूंगा। और वो अकेले ही किसेकाई में ट्रांसफॉर्म हुए टेंजन से लड़ने लगता है और बहुत ही धमाकेदार लड़ाई शुरू हो जाता है। पर थोड़ी देर लड़ाई चलने के बाद ही उनमें से एक टेंटिकल्स आकर उस अंधे असाइनमेंट मॉनिटर को छू लेता है, इससे उसके शरीर से खूबसूरत फूल निकलने लगता है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी वो अंधा असाइनमेंट मॉनिटर अपने टाओ की मदद से अपने ब्लेड से अपने शरीर के साथ उन फूलों की जड़ों को भी काट देता है। इससे बहुत ही ज्यादा खून तो निकलता है पर वो फूल उगना रुक जाता है। ये देखकर वो टेंशन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दूसरे टेंटिकल से उस पर हमला करता है। और तभी सागिरी आकर उस टेंटिकल को काट कर ये कहता है हम सबको एक साथ लड़ना चाहिए, तभी हम इसे हरा पाएंगे। इस बार वो अंधा असाइनमेंट मॉनिटर मान जाता है और दोबारा एक धमाकेदार लड़ाई होता है। जब भी वो टेंटिकल्स उन्हें छू रहे थे वो टाओ की मदद से उन फूलों के जड़ को काट दे रहे थे। बहुत देर लड़ाई करने के बाद वो लोग टेंजन को थोड़ा सा थका देते हैं और तभी वो इंसान जैसा पेड़ कहता है अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन में जहाँ पर टाओ का फ्लो सबसे ज्यादा कम है उस जगह को काट देने से टेंजन मर सकता है। और ये सुनते ही वो लोग उस किसेकाई ट्रांसफॉर्मेशन के बॉडी के उस हिस्से को ढूंढने लगते हैं और उन्हें मिल जाता है जहाँ पर सर बीच में से जुड़े हुए थे उसके नीचे। और वो जगह दिखते ही वो अंधा असाइनमेंट मॉनिटर सागिरी को बैकअप देने के लिए कहता है और उस सर के जगह पर पहुंच जाता है। दोनों इसी लड़की उन टेंटिकल्स को उस अंधे असाइनमेंट मॉनिटर से दूर रखने का काम कर रहे थे और इसी वजह से वो अंधा असाइनमेंट मॉनिटर उस वीक जगह तक पहुंच जाता है। तब वो टेंशन किसी वजह से रेजिस्ट करना बंद कर देता है और वो अपना मौत एक्सेप्ट कर लेता है और वो अंधा असाइनमेंट मॉनिटर उस वीक स्पॉट को काट के टेंशन को मार देता है और वो टेंशन मारने के बाद एक फूल के गार्डन में परिवर्तित हो जाता है। और हम लोग देखते हैं उस कोनोइची का असाइनमेंट मॉनिटर धीरे धीरे तड़प कर मर जाता है। उसके बाद उस असाइनमेंट मॉनिटर के बॉडी को मिट्टी में दफनाने के बाद लोग होराई के अंदर एक घर में जाकर रेस्ट लेने के लिए रुकते हैं। उसके बाद वो अंधा असाइनमेंट मॉनिटर गाइमारू के बारे में सागिरी से पूछता है। तब सागिरी गाइमारू की पूरी स्टोरी शुरुआत से लेकर अब तक वो जितना भी जानती थी सब सच सच उसे बता देता है। सुनने के बाद वो अंधा असाइनमेंट मॉनिटर कहता है गाइमारू को उसके विलेज के चीफ ने टूल की तरह इस्तेमाल किया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कोनोइची लड़की ये सब सुनकर थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है। सागिरी जब उस कोनोइची लड़की से इसका कारण पूछती है तब वो कोनोइची लड़की कहती है हम निंजास कभी भी इतनी कम उम्र में शादी नहीं करते। इवाकाकुरे के कुछ निंजास के तो परिवार ही नहीं हुआ करते क्योंकि उसके विलेज के चीफ उन्हें ही नहीं देते। और मैंने जहाँ तक सुना था विलेज के चीफ ने भी खुद ने शादी नहीं की थी और उसका कोई परिवार ही नहीं था क्योंकि वो लड़कियों को खिलौना की तरह इस्तेमाल करते थे।
कि मुझे डाउट है कि कभी निंजा विलेज के चीफ जो निंजास पैसे के लिए किसी का मर्डर करना नहीं चाहते, उन निंजा को कंट्रोल करने के लिए उन पर किसी तरह का निंजुत्सु या किसी तरह के हैलुसिनेशन जुत्सु इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है गाइमारू के ऊपर भी ऐसे ही किसी जुत्सु का प्रभाव है। गाइमारू को पता ही नहीं है शायद उसका कोई बीवी है। दूसरी तरफ गाइमारू ने अपनी बीवी का नाम कभी बताया ही नहीं, उसे पता ही नहीं था उसकी बीवी का नाम क्या है। ये सब लॉजिक सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सागिरी कहता है शायद ये हो सकता है, पर मुझे पूरा विश्वास है गाइमारू के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, और ना ही हो तो ही बेहतर है, क्योंकि वो अपनी पत्नी के पास लौटने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गाइमारू रात को टेंशन से फाइट और बेहोशी के उठने के बाद टाओ का पहली बार इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश हो चुका था। बेहोशी से उठने के बाद सब कुछ भूल चुका था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और उसका मिशन क्या है। चारों तरफ देखकर एनालाइज कर ही रहा होता है, तब मैं उसके पास आती है। देखकर गाइमारू थोड़ा सा घबरा कर पीछे हट जाता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाता है थोड़ा से, पर मैं उसे कुछ हार्म नहीं करती। ये देखकर गाइमारू थोड़ा सा इजी हो जाता है और तभी उसे धीरे धीरे सब याद आता है, और उसके साथ उसे एक अजीब सा चीज भी याद आता कि वो अपनी पत्नी का कोई भी चेहरा याद नहीं कर पा रहा था और उसका नाम भी याद नहीं कर पा रहा था। उसे सिर्फ याद आ रहा था फिर विलेज के चीफ उसके पास आए उससे जबरदस्ती कुछ मिशन करवाने के लिए, और उसके मना करने पर विलेज के चीफ ने उसके साथ क्या किया कुछ भी याद नहीं। उसे स्टेप याद है, उसके बाद उसने मिशन करना शुरू कर दिया। तो सीजन 1 इसी तरह से यहीं पर खत्म होता है और सीजन 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। रिलीज होते ही आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एनीमे में मंगा के कुछ हिस्से को बताया नहीं गया है। सीजन 2 का भी थोड़ा सा स्पॉइलर रिलीज हो चुका है। अगर आप लोग उस चीज का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे मांगा स्पॉइलर कमेंट कर दें, और 30 कमेंट पूरे होते ही लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।